आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर आता है, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या इसको नॉन प्रॉफिट कंसर्न भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और उसके अंदर जो मिसकंसेप्शंस होती हैं उसको भी देखेंगे और एक क्वेश्चन भी कंप्लीटली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखें, जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। एक आपकी प्रॉफिट मोटिव की एक्टिविटीज होती है, यानी कि आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और दूसरा सोशल सर्विस या रिलीजियस सर्विसेज के लिए आप काम करते हैं। आप दोनों तरह के काम करें, जैसे प्रॉफिट मोटिव के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप का काम करते हैं, कंपनीज और पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो उसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो इसी तरीके से सोशल सर्विसेज या रिलीजियस एक्टिविटीज जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अब फर्क क्या है कि प्रॉफिट मोटिव एक्टिविटीज के अंदर ट्रायल बैलेंस होता है, इसके अंदर भी ट्रायल बैलेंस होता है, लेकिन नॉर्मली जब आपको क्वेश्चन गिवन होता है तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पर गिवन नहीं होता। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते थे तो आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और कुछ एडजस्टमेंट, उससे आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस से भी सारी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बजाय आपको ज्यादातर एक क्वेश्चन दिया जाएगा रिसीव्ड्स एंड पेमेंट का, जिसको मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कैश बुक। आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि कैश बुक के अंदर एक साइड क्या होती थी, रिसीव साइड, और दूसरी पेमेंट साइड कैश बुक में पढ़ते थे। तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसके थ्रू आपने, यहाँ पर तो स्टेटमेंट बनती थी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, यहाँ पर आपके पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनेगा, यानी कि टी अकाउंट की शेप में तकरीबन इसी जैसा शेप होगा कि एक तरफ एक्सपेंसेस है, एक तरफ पेमेंट्स आपकी रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बाद बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है प्रॉफिट मोटिव और सोशल सर्विसेज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब बात रही कि जैसे कि मिसकंसेप्शन होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करता ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, प्रॉफिट मोटिव वाली या कमर्शियल बिजनेसेस भी कमाते हैं और ये भी कमाते हैं, यानी कि इनकम ये कमाते हैं। रेवेन्यू की बात करें, मैं ऊपर से लिखते हुए आता हूं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू कमाते हैं लेस एक्सपेंसेस, इसको जरा कंडेंस कर देता हूं, और उसके बाद फाइनली आपके पास जो आता है वो नेट प्रॉफिट या फाइनल इनकम आती है। तो ये काम तो दोनों करते हैं, ये काम तो दोनों करते हैं। फर्क सिर्फ कितना है कि जो प्रॉफिट मोटिव वाली या कमर्शियल बिजनेसेस हैं वो उस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बट इन द केस ऑफ सोशल सर्विसेज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन वो उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि उस प्रॉफिट को किसी जगह पर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास वो प्रॉफिट आया है, तो उससे वो क्या करेंगे, कोई नई जगह बिल्डिंग ले लेंगे या उससे कोई और काम कर लेंगे, लेकिन विड्रॉ नहीं करेंगे। ये फर्क है। तो इस चीज को आप याद रखें कि ये मत कहें कि ये प्रॉफिट नहीं कमाता, प्रॉफिट दोनों कमाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो टैक्स बेनिफिट भी उठाते हैं। ज्यादातर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगता है। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक रिसीप्ट एंड पेमेंट्स दिया जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट होंगी, वो एडजस्टमेंट करने के बाद आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जिनके नाम थोड़े से अलग होंगे। जैसे कैश बुक था तो उसको बोला गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट थी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला गया। इसी तरीके से प्रॉफिट मोटिव या कमर्शियल बिजनेसेस के अंदर वर्ड जो होता है कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर उसको अक्यूमुलेटेड फंड बोला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कमर्शियल बिजनेसेस में जो प्रॉफिट होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम सरप्लस का नाम देते हैं।
अगर यहाँ पर लॉस होगा तो उसका नाम यहाँ पर डेफिसिट होगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमें आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि हम क्या काम करने वाले हैं। तो यहाँ तक कि अगर कोई बात अगर ना समझ आए तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एडजस्टमेंट की तैयारी आप अच्छे तरीके से रखें। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट पढ़कर आते हैं, उसके बाद वो दोबारा उसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सेकेंड ईयर के अंदर 2 से 3 टॉपिक्स हैं, उनमें काम आती हैं एडजस्टमेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फॉलोइंग आर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ कराची क्रिकेट क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है ये, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2013, यानी कि ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए फ्री के मैचेस करवाते होंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ अर्निंग तो होगी, कुछ सोर्स ऑफ इनकम्स होंगे, तो खर्चे भी होंगे, करने पड़ेंगे। रिसीप्ट साइड पर रिसीप्ट से मुराद क्या होगा? रिसीप्ट से मुराद ये होगा कि इनके पास क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपका कैश का बैलेंस दिया हुआ है। कैश आपको पता है एसेट है। 2,50,000 मेंबरशिप फीस, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। 90,000 डोनेशन, 50,000 सब्सक्रिप्शन या इसको रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 1,20,000 से, ये भी क्या है? आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद रेंट रेवेन्यू 50,000, ये भी सोर्स ऑफ इनकम आ गई। ऑन द अदर हैंड चले पेमेंट की साइड, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट ₹80,000, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपने खरीदे, इक्विपमेंट एसेट है। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया 50,000, यूटिलिटीज एक्सपेंस और 20,000, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स आपने खरीदी है क्योंकि क्रिकेट क्लब है तो स्पोर्ट्स गुड्स खरीदने पड़ेंगे, इसका मतलब ये इसका एसेट है। 80,000 अदर एक्सपेंसेस 1 लाख के। तो एक बात याद रखें कि जो आपने बनाना है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। दूसरे अल्फाज में कहूं तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें उसमें सिर्फ 2 तरह के अकाउंट्स लेने होंगे, दैट इज इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस के अकाउंट लेने होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो एसेट है 1, 2 और 3, ये 3 एसेट के फिगर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। हाँ, अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन होगा तो उसको हम लेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या कह रहा है? प्रीपेड सैलरीज है, अक्रूड यूटिलिटीज ₹5,000, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, अक्रूड मेंबरशिप फीस ₹10,000, अक्रूड है, अनअर्न्ड रेंट है ₹12,000। तो आपको ये बात मालूम है कि इनकम स्टेटमेंट जब हम फर्स्ट ईयर के अंदर बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस के अंदर बहुत सारे फिगर होते थे। एडजस्टमेंट के बाद कुछ ऐसे फिगर होते थे जो पहले मौजूद नहीं होते थे, वो दोबारा आते थे ताकि हम एडजस्ट करके उसका करेक्ट प्रॉफिट या जो फाइनल फिगर होगा उसको हम फाइंड आउट करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर लें या पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बना लें, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने बनाना है तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें। आप किन साहब का बना रहे हैं? कराची क्रिकेट क्लब, उसके नीचे आप हेडिंग डाल लें इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, अकाउंट्स, और ईयर लिख लें फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2013। तो आपकी आसानी के लिए एक बात बताता चलूं कि आपको ये बात मालूम है कि देखें ये टी अकाउंट एक तरीके से शेयर है। डेबिट साइड आप इसको कंसीडर कर लें, इसको क्रेडिट साइड। तो आपको पता है एक्सपेंसेस की नॉर्मल नेचर डेबिट होती है और इनकम की क्रेडिट। तो आप उसी हिसाब से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इस साइड पर आप एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर से रिकॉर्ड कर लें
और इधर अपने इनकम्स के अकाउंट रिकॉर्ड कर लें। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक्सपेंसेस देखते हैं। ये देखेंगे कि पहले के एक्सपेंसेस कौन से थे और एडजस्ट करने के बाद उनका फिगर क्या आता है। तो यहां पर भी आप देख लें, कभी कभार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए रिसीप्ट साइड पर भी एक्सपेंस दे दिए जाते हैं। तो यहां पर तो कोई एक्सपेंस नहीं, परचेज ऑफ इक्विपमेंट आपका एक्सपेंस नहीं है क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, तो ये तो एक्सपेंस हो नहीं सकता। सैलरीज एक्सपेंस है, सबसे पहले आप सैलरीज एक्सपेंस लिख लें, सैलरीज एक्सपेंस। तो देख लें सैलरीज एक्सपेंस के अंदर एडजस्टमेंट मौजूद है, प्रीपेड सैलरीज। तो इसका मतलब मैं इसकी अमाउंट डायरेक्ट नहीं लिख सकता। अब देखें एडजस्टमेंट का तरीका क्या होता था कि ऊपर हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 50,000, आखिर में आपको क्या बता रहा है, प्रीपेड सैलरीज। ऊपर एक्सपेंस है, नीचे प्रीपेड है, टाइटल अलग है। ठीक है जी। तो एक्सपेंस 50 का करना था, उसमें से बच गया 20, तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से, 20,000 रुपए से। इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 रुपए की आपकी सैलरीज एक्सपेंस की अमाउंट थी, उसमें से 20,000 रुपए की क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। आप क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। इसका मतलब है एक्चुअल सैलरीज एक्सपेंस की जो अमाउंट आएगी यहां पर वो क्या आएगी, 30,000 आएगी। ठीक है जी। ऊपर एक्सपेंस है, नीचे प्रीपेड है, रिवर्सिंग एंट्री है, तो इसको आप एडजस्ट करेंगे। उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस कितना था, 20,000। क्या उसकी एडजस्टमेंट गिवन है, जी हां बिल्कुल उसकी एडजस्टमेंट गिवन है। पहले हम टाइटल लिख लेते हैं, उसके बाद एडजस्ट करते हैं। यूटिलिटीज एक्सपेंस। अब देखें यूटिलिटीज एक्सपेंस की अमाउंट आपके पास कितनी थी, 20,000 थी। अक्रूड यूटिलिटीज ₹5,000। अक्रूड किसी भी एक्सपेंस के साथ अक्रूड का वर्ड आउटस्टैंडिंग, नॉट येट पेड, ड्यू का वर्ड या पेबल का वर्ड यूज कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस हो गया लेकिन पे करना, एक्सपेंस तो हो गया। इसका मतलब क्या एंट्री बनेगी, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट। तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्सपेंस पहले 20 था, मजीद 5,000 से हो गया, तो इसका मतलब एक्सपेंस आपका एक्चुअल जो हुआ यूटिलिटीज का वो यहाँ पर 25,000 से रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स है, ये तो आपका क्या है, एसेट है। उसके बाद आ जाए अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस की अमाउंट 1 लाख, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो इसकी अमाउंट आपने लिख देनी है डायरेक्ट, दैट इज ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की अमाउंट आप डायरेक्ट लिख देंगे, इसका खर्चा 1 लाख ही हुआ है। तो यहां से आपने पहली एडजस्टमेंट में से एक एक्सपेंस एडजस्ट कर लिया, दूसरा भी एडजस्ट कर लिया, तीसरा डेप्रिसिएशन जो पहले नहीं था न्यू आया है, एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहां पर आप लिख लें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने बोला 10% है इक्विपमेंट की कॉस्ट के ऊपर। इक्विपमेंट की कॉस्ट है 80,000, उसके ऊपर आप 10% लगा लें। 80,000 का 10% आपके पास बन जाएगा 8,000, यानी कि 8,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। उसके बाद अक्रूड मेंबरशिप फीस है। मेंबरशिप फीस इनकम थी तो यहाँ पर नहीं आएगा। अनअर्न्ड रेंट, रेंट रेवेन्यू था तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके तमाम एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं। तो जब तमाम एक्सपेंडिचर हो चुके हैं तो यहाँ पर हम इसको टोटल कर लेंगे। उससे पहले हम अपने रेवेन्यू अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में हमारे पास कैश बैलेंस है, वो तो एसेट है, वो तो नहीं आएगा। मेंबरशिप फीस है, सबसे पहले उसको हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, मेंबरशिप फीस। अब देखें मेंबरशिप फीस आपके पास 90,000 थी, यहां पर एडजस्टमेंट में कह रहे अक्रूड मेंबरशिप फीस। तो किसी भी इनकम के साथ आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, नॉट येट रिसीव, रिसीवेबल लिखा हो तो उसकी एंट्री क्या बनती है, फिक्स एंट्री है ये कि रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, मतलब इनकम तो हो गई लेकिन रिसीव करना बाकी है। तो पहले से इनकम इतनी थी, इतनी मजीद है तो एड अप हो जाएगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे 90,000 प्लस 10,000। तो एक्चुअल आपकी जो मेंबरशिप फीस की इनकम हुई वो हुई 1,00,000 रुपीस। ठीक है जनाब। उसके बाद डोनेशन, जो नॉर्मली आप कहते हैं कि चंदा, तो डोनेशन की अमाउंट आपके पास कितनी है, 50,000 है और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसकी अमाउंट लिखते हैं 50,000 से। उसी के बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के हवाले से कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं कह रहा, तो सब्सक्रिप्शन भी आपकी इनकम है, इनकम का पार्ट होता है, सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन। तो इसकी अमाउंट लिखते हैं 1,20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्ट अमाउंट। उसके बाद लास्ट है रेंट रेवेन्यू। तो रेंट रेवेन्यू के अंदर आपकी एडजस्टमेंट हुई थी। देखिए जी कैसे एडजस्टमेंट हुई, रेंट रेवेन्यू आपके पास 50,000 था, तो कह रहा आपकी इनकम 50,000 थी, उसमें से अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड यानी कि अभी तक जो अनअर्न्ड है, जो लायबिलिटी है अनअर्न्ड, वो 12,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 जो है यहाँ से क्या होने वाले हैं, माइनस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर है रेंट रेवेन्यू इनकम और नीचे क्या है, अनअर्न्ड रेंट। ऊपर इनकम हो, नीचे लायबिलिटी हो, कि इतना कमाना था, उसमें से अभी इतनी लायबिलिटी रहती है। जब लायबिलिटी रहती है इसका मतलब इतना कमाया नहीं है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट, रेंट रेवेन्यू डेबिट। रेवेन्यू जब डेबिट होता है तो कम होता है, कम होता है तो इसका मतलब माइनस होता है। कितना माइनस होगा, 12,000। तो एडजस्टिंग एंट्रीज के टॉपिक के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, जो मैंने उसके ऊपर लेक्चर बनाया था कि जब आपके पास टाइटल डिफरेंट हो तो अमाउंट डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले टाइटल की ही आती है। ये रूल तो आप सभी जानते हैं। अच्छा 50,000 में से 12,000 आप माइनस करवाएंगे तो आपके रेंट रेवेन्यू की अमाउंट आ जाएगी 38,000। तो इसके अलावा आपके पास कोई भी इनकम अकाउंट नहीं है, तो दोनों साइड का आप टोटल कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी साइड ज्यादा है, इनकम आपकी ज्यादा है, आपका सरप्लस होने वाला है या फिर डेफिसिट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करें कि 1 लाख 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, 2,50,000, 2,20,000 को प्लस किया तो 2,70,000, 270 और 30,000 3 लाख। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करें तो 3,08,000 हो जाएगा, 3,08,000। ठीक है जी, 1, 1, 2, 250, 270, 3,03,08। यहाँ पर अगर आप टोटल करें तो अदर एक्सपेंसेस 1 लाख के हैं, 1 लाख 130, 130 के अंदर 20, 150, 158 और 163। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 163, यानी कि आपके एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं 1,63,000। टी अकाउंट की तरह है, तो वही रूल आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे कि जो बड़ी साइड होगी वो दोनों साइड रिकॉर्ड कर दी जाएगी। तो बड़ी साइड आपकी रेवेन्यू साइड है, दैट इज 3,08,000 और ऑन द अदर हैंड बिल्कुल इसी के सामने आपने बड़ी अमाउंट 3,08,000 से लिख देनी है। ठीक है जी। उसके बाद अब रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट के लिए वर्ड यूज किया जाएगा सरप्लस। सरप्लस इस साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा और डेफिसिट वहां। तो सरप्लस आपके पास आ जाएगा 1,45,000 का सरप्लस। तो इसका मतलब क्या है कि इतना आपको फायदा हो गया है आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस में। अब इसको जैसे चाहें यूज करना चाहें ये यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। एडजस्टिंग एंट्रीज आप थोड़ी सी पक्की कर लेंगे और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा आपका टॉपिक है। आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मजीद इसके अंदर
चेंजेस जो होंगी उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो सब्सक्रिप्शन है उस वो कभी कभार पिछले ईयर की, करंट ईयर की, नेक्स्ट ईयर की आ जाती है, तो उससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम देखेंगे।